अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व रसूलिही व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ साथियों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि असरा फाउंडेशन का भी शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने आज वक्त निकालकर आप सभी लोगों को मदऊ किया और एक बहुत अहम टॉपिक पर जिसको अमूमन हम लोग इग्नोर कर देते हैं। काम हम उस पर रोज़ करते हैं, लेकिन हमेशा उसकी मालूमात नहीं रखने की कभी कोशिश भी नहीं करते कि इसकी मालूमात क्या होना चाहिए। आज वक्त ऐसा आया है कि अब थोड़ी सी हमको फ़िक्र होने लगी है। जो डिमोलिशन के ड्राइव्स बढ़ने लग गए हैं और नए नए बिल आने लग गए हैं, अब थोड़ी सी फ़िक्र हमारे भाइयों को होने लगी है। अब हर कोई वक्फ के सपोर्ट में, वक्फ बिल के विरोध में, उसका एहतजाज करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस पस मंज़र में कुछ चीज़ें हमको समझना ज़रूरी है और ये कानूनी चीज़ें हैं। तो आज थोड़ा सा हम लोग इत्मीनान से इस पर बात करेंगे, एक आध घंटा आराम से जब आप जाएंगे इस महफिल से उठकर तो आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह कि वक्फ क्या है, वक्फ तरमीमी बिल क्या है, इससे हमको क्या ख़तरात हो सकते हैं। हमने मस्जिदों को संभाले रखा है तो इसमें हमारी फ़राइज़ क्या है, कौन से डॉक्यूमेंटेशन हमने करना चाहिए, कौन सी चीज़ों का हमने ख्याल करना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे हम लोग बातचीत करेंगे। और मस्जिदों को कौम के मिल्लत की फलाह बहबूद के लिए किस तरह से और अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर भी बात करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारा दीन वो दीन है जिसके बारे में कुरान कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ तनहौना अनिल मुनकर तुमिनूना बिल्लाह। तुम वो उम्मत हो जो औरों के लिए उठाई गई हो, तुम एक डेमोस्ट्रेट करने वाली उम्मत हो। तुमको देखकर और लोग कहें कि हाँ, इस तरह से ये उम्मत होती है, हम भी इस तरह से बने, हमको वो उम्मत बननी है। और वो उम्मत बननी है तो इस उम्मत को मजबूत भी होना है और एक नमूना बनना है। आज हम लोग आज जो वक्त चल रहा है इसके ताल्लुक़ से पहले इंट्रोडक्शन में मैं बताऊंगा कि मेरा नाम, जैसे कि अवैध भाई ने बताया, अब्दुल रऊफ़ शेख। मैं वक्फ बोर्ड में 2006 और 2 से 8 तक 2 साल, पौने 2 साल करीब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करके रहा। मैं हूँ नागपुर का, लेकिन 2 साल औरंगाबाद का हेडक्वार्टर होता है, वहाँ रहा हूँ। उसके बाद में डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट से रिटायर्ड हुआ नागपुर में, और रिटायर्ड होने के बाद में हमने एक तंजीम शुरू की है। जितने नागपुर में ऑफिसर से, बड़े बड़े ओहदों से रिटायर्ड हुए हैं, उनको हम लोग सब में मिलकर के एक जगह आकर के हमने सोचा कि हमारी इस कौम के लिए कोई काम जो हमने जो ज़िंदगी भर काम किया है उसका कुछ फ़ायदा वापस दिया जाए कौम को। इसलिए इस नीयत से हमने वो एक तंजीम शुरू की, उसका नाम है सेंटर फॉर सोशल रिसर्च एंड एम्पावरमेंट। बहुत सारे अच्छे काम असरा फाउंडेशन भी कर रही है, इनके भी फ़ायदे जो हैं कौम तक हमको पहुंचाना है। इसलिए मस्जिद एक बड़ा रोल अदा कर सकती है। ये भी आज हमको क्लियर करके जाना है दिमाग में कि हमारे मस्जिदों ने सिर्फ 5 वक्त की नमाज ही नहीं पढ़नी है, कौम को उठाना है, कौम को मजबूत बनाना है। कुरान एक जगह फरमाता है, वाइदु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैर, अपनी कुव्वतों को मजबूत करो, साजो सामान को मजबूत करो ताकि तुम मजबूत कौम बनो। कुरान का खुद मैसेज है। तो इस तमहीद के बाद मैं आता हूँ सीधा अपने टॉपिक पर। आप सब लोग सुन रहे होंगे कि बहुत दिनों से वक्फ तरमीमी बिल पर बहुत चर्चा हो रही है। वक्फ तरमीमी बिल पर थोड़ी बात करेंगे, उसके बाद में फिर हमारा रोल क्या हो सकता है, आज के कानून क्या है जो आपको पता होना चाहिए। मस्जिद को अगर हमको प्रोटेक्ट करना है, मदारिस को, दरगाहों को, इसकी प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत करनी है, तो
कौन से कानून हमको पता होना चाहिए, उसके क्या क्या प्रोविजन है ये हमको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर रहे थे। सबसे पहले वक्फ तरमीमी बिल जो लाया गया है, जो अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने अभी डिस्कशन में है, वो पार्लियामेंट में पेश हो गया था। अगर वो पास हो जाता तो इतने बड़े मुश्किलात सामने आ जाती मुसलमानों के कि आपको जो एनआरसी सीए के टाइम में नहीं परेशानी झेलनी पड़ी, वो अभी झेलनी पड़ती। इतना खतरनाक बिल है, उसके अंदर में इतने खतरनाक प्रोविजन डाली है। अगर समझ लो पिछली सरकार में ये बिल आ जाता और पास हो जाता तो आपको सारे काम धंधे बंद करके सबसे पहले जेल भरो आंदोलन करना पड़ता। इतना खतरनाक प्रोविजन उसमें है। कुछ एक दो चीज़ों की तरफ मैं आपकी निशानदेही करूंगा, बाकी आपको ज़्यादा जानना है तो इसके तो यूट्यूब के, मेरे भी यूट्यूब से बहुत सारे लोगों के आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। वक्फ तरमीमी बिल ये आज जो है, वक्फ किसको कहते हैं सबसे यहाँ से शुरू किया जाए। बहुत सारे हमारे भाई लोग समझते हैं कि वक्फ बोले तो जो प्रॉपर्टी वक्फ कर दी गई है, ज़मीन जायदाद है, उसी को वक्फ बोलते हैं। ऐसा नहीं है। वक्फ की वो प्रॉपर्टी तो है जो हमने वक्फ की है, लेकिन वक्फ के डेफिनेशन में सारी मसाजिदें, सारी दरगाहें, सारी मदारिस, सारे खानकाहें, सारी कब्रस्तान और सारे हमारे ईदगाहें, आशुरे खाने, ये सब वक्फ कहलाते हैं। सारा वक्फ है। और इसको किसी को भी डैमेज करना है तो वक्फ का डैमेज। इसको दी हुई जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, वो भी एक वक्फ है, उसको भी वक्फ आ जाता है। अब इसमें कैसा हो रहा है कि इसका अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से यह वक्फ का सिलसिला शुरू है। हुजूर ने पहली जो मस्जिद बनाई थी, मस्जिद नबी, वो खुद वक्फ है। उन्होंने भी पैसे देकर ज़मीन खरीदी थी और वो मस्जिद के लिए वक्फ की थी। वहाँ से वक्फ का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद में आपको पता है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में उन्होंने एक बाग वक्फ कर दिया था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुआं वक्फ कर दिया था। उस वक्त ये सिलसिला चल रहा है। 1400 सालों से वक्फ का सिलसिला चलता आ रहा है। वक्फ का मतलब ये है कि मैं अपनी कमाई हुई, ज़िंदगी भर की कमाई वाली प्रॉपर्टी अगर मैं अपनी मिल्कियत से निकाल देता हूँ और अल्लाह की मिल्कियत में दे देता हूँ और ये लिख देता हूँ कि इसका फ़ायदा जो है अल्लाह की मखलूक को मिलेगा, गरीबों को मिलेगा, तो मेरी मिल्कियत से निकल गई, वो वक्फ हो गया, अल्लाह की, वो चले गई अल्लाह की मिल्कियत में। और उसका मैनेजमेंट करने के लिए एक मुतवल्ली मैं अपॉइंट कर दूंगा या मैनेजमेंट कमेटी अपॉइंट कर दूंगा। मेरा काम खत्म, मैं छूट गया प्रॉपर्टी से। लेकिन अब जिसके मुतवल्लीशिप में वो प्रॉपर्टी गई है, जिसके मैनेजमेंट में गई है, वो जो मुतवल्ली अगर सच्चा है, ईमानदार है, तो उसकी सही देख रेख करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से कई औकाफ हमारे जो बर्बाद हुए हैं, ये मुतवल्लियों की वजह से बर्बाद हुए। मुतवल्लियों ने वो प्रॉपर्टी बेच मारी और उसमें खुर्द-बुर्द कर दी। बहुत सारी प्रॉपर्टी इसमें हमारी तबाह बर्बाद होगी। अब इस पर कंट्रोल कौन कर रखेगा? भाई मुतवल्लियों ने अगर प्रॉपर्टी बेच दी या कोई गैर तरी किसी ने उसमें इंक्रोच कर लिया, तो इस प्रॉपर्टी को वापस कौन दिलाएगा? इसका कोई कानून नहीं था। हमारे जब कज़ात के डिपार्टमेंट हुआ करते थे मुगलों के ज़माने में या उसके पहले भी बादशाहों के ज़माने में, एक कज़ात हुआ करता था, काजी जो फैसला करता था कि भाई ठीक है चलो इसका फैसला करो, इसने प्रॉपर्टी हड़पी है, कहीं की है। तो वो जब फैसले हुआ करते थे उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी मिलती भी नहीं थी। लेकिन अंग्रेज़ों के ज़माने में 1883 के आसपास करीब पहला कानून बना जो सबके लिए, सब धर्मों के लिए कॉमन था। एंडोमेंट एक्ट बोलते हैं उसको, 1883 करीब। उसमें हर धर्म की प्रॉपर्टी जो है, अब उसी धर्म का आदमी जो है उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसकी कमेटी रहेगी, इस तरह का था। लेकिन वो कानून बहुत अच्छा नहीं बना। उसके बाद वक्फ के बारे में मुसलमानों ने डिमांड की, हमारे उलमाओं ने और हमारे स्कॉलर्स ने सरकार को, कि सरकार एक भाई हमारे औकाफ की जायदादों को, प्रॉपर्टी को बचाने के लिए एक अच्छा सा कानून बना दो आप सरकार। तो सबसे पहला बहुत अच्छा कानून बना है 1954 में, यानी देश आज़ाद होने के बाद, और कांग्रेस की रेजिम थी, पहला कानून बना। लेकिन वो कानून भी सारे सूबों के लिए लागू नहीं हुआ। जहाँ जहाँ वक्फ की ज़्यादा प्रॉपर्टीज थी वहाँ, महाराष्ट्र में भी पूरा लागू नहीं हुआ। सिर्फ मराठवाड़ा के लिए 1954 का कानून लागू था, बाकी जगह नहीं। विदर्भ में हमको कौन सा कानून लागू था? हमको पब्लिक ट्रस्ट एक्ट लागू होता था। आपको बहुत सारे लोगों की मस्जिदें चैरिटी कमीशन में रजिस्टर होगी, वो पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है। 1995 का वक्फ का कानून जब आया और उस कानून के अंतर्गत जब वक्फ बोर्ड बना पहली बार, तो वक्फ बोर्ड बना सन 2000 में। तो
तो 2000 से पहले तक के जितने भी हमारे मस्जिदें, दरगाहें विदर्भ की, खानदेश की, पूना डिवीज़न की, बॉम्बे डिवीज़न की, ये कहाँ रजिस्टर होती थी? चैरिटी कमिश्नर के पास रजिस्टर होती थी। लेकिन इस 54 का जो कानून है वो सिर्फ मराठवाड़ा के लिए लागू था। अब उसमें भी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, उसमें प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन बराबर नहीं हो पा रहा था। फिर हमारे उलमाओं ने और हमारे दानिश्वरों ने सरकार से अपील की कि भाई इस कानून के में बहुत सारी कमियां हैं, तो वक्फ बोर्ड सही से काम नहीं कर रहा था। फिर हमने हमारे रिक्वेस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1995 का एक बहुत अच्छा कानून बनाया, जो मेरे पास रखा है, किसी को देखना चाहोगा होगा तो देख सकते हैं। 1995 का वक्फ एक्ट बोलते हैं उसको। बहुत सारी कॉम्प्रहेंसिव प्रोविजन उसके डाली गई और वो हिंदुस्तान के सारे सूबों में एक साथ लागू हो गया। उसको 1995 का वक्फ कानून बोलते हैं। उसमें सारी चीज़ें, सारी तरमीमें आ गई। औकाफ की जितनी प्रॉपर्टी है, दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं, सारी चीज़ों का कैसा प्रोटेक्शन होगा वो सारी चीज़ उसमें डाली गई। अब 1995 का कानून बनने के बाद में उसमें होना था ये कि हर सूबे में, हर स्टेट में, हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड बने और वो वक्फ बोर्ड इस सारी प्रॉपर्टियों के ऊपर कंट्रोल करे और उसका रेगुलेशन करे। और जो हमारी जो मस्जिदें हैं, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है, ईदगाहें है, ये सब ये है, ये रजिस्टर्ड हो, और एक बार रजिस्टर्ड हो जाएगी तो कानून के दायरे में आ जाएगी और उसको फिर वक्फ के कानून के हिसाब से उसका गवर्नेंस चले। ये छोटे इन शॉर्ट मैंने आपको बताया वक्फ का कानून। 1995 का वक्फ का कानून जो लागू हुआ 2000 से अपने महाराष्ट्र में सब जगह कानून लागू हुआ। तो अब फिर क्या हुआ? चैरिटी कमिश्नर का जो बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट था, जो कानून था, वो ऑटोमेटिक रिपील हो गया, वो रद्द हो गया और काफ़ी ज़्यादा को लेकर के, और फिर सब जगह लागू हो गया वक्फ का कानून। इसलिए जो प्रॉपर्टियाँ पहले चैरिटी कमीशन में रजिस्टर्ड थी वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली कहाँ चले गई? वक्फ बोर्ड में। जो मैं वक्फ बोर्ड में था तो मैंने ही सारी की सारी रिकॉर्ड फाइलें चैरिटी कमिश्नर से वक्फ बोर्ड में मैंने बुलवाई। तब तक हमारे लोग जाकर के चैरिटी कमिश्नर में पैसे भर रहे थे। तो ये हो गया वक्फ एक्ट के बारे में एक बैकग्राउंड। उसके बाद में भी फिर ऐसा पता चला, जब 95 का कानून 2000 से लागू होना शुरू हुआ, 4-5 साल में पता चल गया कि इस कानून में भी कुछ कमियां हैं कि जो ठीक से वक्फ को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 96 में एक बनाई थी। वही जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को काम दे दिया गया कि आप इसको इस वक्त के तरमीम में और देखिए। और उस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने सबसे जाकर वक्फ बोर्डों से जाके मशवरा किया, मुसलमानों की बड़ी बड़ी तंजीमों से जाके मशवरा किया और कहा कि भाई इसके अंदर में ये होना चाहिए। अगर किसी ने वक्फ की प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया, इनक्रोचमेंट कर लिया, तो उसके सज़ा की प्रोविजन नहीं था पहले। तो उसके लिए क्या किया कि फिर से उन्होंने क्या किया, और कुछ तरमीमें ढूंढ के निकाली कि इसमें और कुछ अच्छी तरमीमें करनी पड़ती। तो वो तरमीमें करके सच्चर कमीशन बीच में 2006 में बना और 2006 के सच्चर कमीशन ने और 2006 में ही जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इन्होंने जो सिफारिशें की, वो सारी सिफारिशों को मद्देनजर रखते सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2013 में जो 96 का जो वक्फ का कानून था उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स तरमीमें लाई और 2013 में हमारा एक परफेक्ट कानून बन गया। अब इसमें किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं थी। अब 2013 का कानून ठीक से चल रहा था। अब हमारी ही कमज़ोरियाँ थी, हमारे वक्फ बोर्ड में ठीक से सीईओ नहीं मिले, वक्फ बोर्ड के मेंबर ठीक से नहीं मिले, या हमने बराबर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, कारोबार बराबर नहीं किया, तो उसका बहुत सारा फ़ायदा औकाफ का हम नहीं ले पाए। लेकिन वक्फ का कानून अपनी जगह बहुत सही था। अभी भी जो कानून है 2013 का जो कानून है वो बहुत सही कानून है। अब आ रहा है तरमीमी बिल 2024 का। इस तरमीमी बिल की डिमांड किसी मुसलमान ने नहीं की। किसी ने नहीं कहा कि 2013 का कानून कमज़ोर है या हमको फ़ायदा नहीं हो रहा है, किसी ने नहीं कहा। सरकार ने एकदम रात में फैसला किया और सवेरे पार्लियामेंट में उसको पेश कर दिया। वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों को भी पता नहीं कि कहाँ से आ गया। जैसा मॉनेटाइजेशन का फैसला सरकार ने लिया था ना, रात में 12 बजे कल से सारी नोटें बंद हो जाएगी, ऐसा वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश हो गया। उसकी भनक लगी हमारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को और इन्होंने उसको पढ़ा, ड्राफ्ट निकाला और हमारे जितने नुमाइंदे थे पार्लियामेंट में
सारे पार्टियों उसके सबको बताया कि भाई ये वक्त तरमीमी मेरी पास मत होने दो, नहीं तो बहुत खतरा है मुसलमानों को। वक्त अल्लाह भला करे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तमाम अरकान का, उन्होंने बहुत ज़ोरदार इसमें कोशिश की और पार्लियामेंट में सारी पार्टियों की, विरोधी पार्टियों ने इसका पुरजोर एहतजाज किया। इसका नतीजा हुआ कि सरकार ने वो बिल को वापस लिया और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया कि ठीक है भाई ये जाओ इसका स्टडी करो और बताओ आप बाद में। अब वो तो चले गए, अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, जिसमें 20 मेंबर लोकसभा के हैं, 11 मेंबर राज्यसभा के। उस पर वो चल रहा है बहस। वहाँ पर ही हमने ऑब्जेक्शन भेजने थे, वो QR कोड करके हमने स्कैन करके जो भेजे ना, उसी तरमीमी बिल पर हमारे ऑब्जेक्शन हमने भेजे कि ये तरमीमी बिल हमको बिल्कुल नहीं चलता। हमने भेज तो दिए ईमेल, लेकिन पढ़ा कभी उसको बिल को? हमने बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि उसमें क्या गलती थी, क्या गलत था, कुछ सही भी था तो सभी गलत था। 80% उसमें जो 44 तरमीमें की गई थी, 44 तरमीमें में कम से कम 20-22 तरमीमें ऐसी है जिसका डायरेक्ट हिट जो है मुसलमानों की तंजीमों को और अपने मसाजिदों को, मदारिसों को, दरगाहों को पढ़ने वाला है। अब मैं सारी तरमीमें आपको नहीं बता सकता, मेरा मकसद कुछ दूसरा है। मेरा मकसद है आपको आपके मसाजिदों को कैसे बचाना, इसमें समझाना। इसलिए लेकिन उसके पहले आपको ये समझाना ज़रूरी है कि तरमीमी बिल अगर पास हो जाता है तो उससे ज़्यादा खतरे और लायक हो जाएंगे। जैसे अपने हमारे होम मिनिस्टर सेंटर के शाह साहब नागपुर में भी आकर उन्होंने बोल कर गया कि किसी भी हालत में वक्त तरमीमी बिल में पास करा कर रहूँगा। 2-3 जगह और कहा है कि वक्त तरमीमी बिल हम पास करा के रहेंगे। अगर पास, अभी सरकार जो है 2 बैसाखियों पे लटकी हुई है, बैसाखियों ने अगर उनका साथ दिया तो तरमीमी बिल पास भी हो सकता है। अगर पास हो जाता है तो हमको क्या खतरे आएंगे, हमने उसके लिए क्या प्रोटेक्शन कर लेना चाहिए, ये हम सबको पता होना चाहिए। ये हमारा आज का टॉपिक है, इसके ऊपर हमको बात करनी है। अब वक्त तरमीमी बिल में क्या ऐसी प्रोविजन है जो डेंजर हो सकती है हमको? तो ऐसे 44 तरमीमें में 20-22 तरमीमें हैं। अब हमारा उतना वक्त नहीं है कि उस पर बात करें। मैं आपके पास में सिर्फ 2-3 ही बताता हूँ, 3-4 तरमीमें बताऊँगा जो आपको मालूम होना ज़रूरी है। कहीं पर भी बहस का कहना काम आप बता सके कि भैया हम क्यों इसको एहतजाज कर रहे हैं। कल हो सकता है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड आपको कॉल दे कि भाई सरकार ने ये बिल पास कर रही है, पास हो गया है, हमको ये बिल मंजूर नहीं है, चलो सारे मुसलमान रास्ते पर आ जाओ और जेल भरो, आंदोलन करो, शांति प्रिय तरीके से इसका एहतजाज करो। अगर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कॉल देता है तो मुसलमानों को पता होना चाहिए कि हम ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लिए हम लोग क्यों उतरे। जैसा CAA NRC के टाइम में हमने जो एजिटेशन किया था तो हमको पता चल गया था कि CAA NRC में क्या प्रॉब्लम है। तो अभी हमको पता होना चाहिए कि वक्त तरमीमी बिल का एहतजाज मुसलमान हिंदुस्तान के क्यों करेंगे, क्यों करना चाहिए, और अगर वक्त आ जाता है कि हमको एहतजाज रास्ता पे उतर के करना है, शांतिप्रिय एहतजाज करना है, तो क्यों करना है ये हमको पता होना चाहिए। इसलिए आपको कुछ चंद 2-3-4 मैं चीज़ें बताऊँगा। उसमें से एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अभी जो वक्फ बोर्ड होता है, सारे फैसले वक्फ बोर्ड करता है। बोर्ड बोले तो क्या, बोर्ड है एक 13 मेंबर की एक कमेटी होती है जिसके अंदर में एक चेयरमैन होता है, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, 2 MLA होते हैं, 2 वकील एक्सपर्ट होते हैं, बार काउंसिल के मेंबर, उसके बाद में 2 मुतवल्ली होते हैं, हम लोग इलेक्ट करके देते। उसमें फिर एक शिया मेंबर होता है, एक इस्लामिक, 2 इस्लामिक एक्सपर्ट होते हैं, एक NGO का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ऐसे 13 मेंबर होते हैं। और एक CEO होता है जो उसका सेक्रेटरी होता है। मैं CEO रहा, मैं सेक्रेटरी रहा हूँ, मैंने वक्फ बोर्ड को चलाया 2 साल। अब मैं अगर अंबानी की प्रॉपर्टी को हाथ नहीं डालता तो मेरी ट्रांसफ़र नहीं होती, मैं रहता। लेकिन अंबानी की प्रॉपर्टी को मैंने लेने की कोशिश की तो मेरी ट्रांसफ़र सरकार ने कर दी 2008 में। वो प्रॉपर्टी अभी भी लटकी हुई है। तो CEO एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता है जो पूरे बोर्ड को चलाता है, और ये 13 मेंबर। अब कानून क्या बोलता है, जो आज का कानून है 1995 का, 2013 में अमेंड हुआ वो अभी भी है, बदला नहीं है। वो कानून क्या बोलता है, ये 13 के 13 मेंबर मुस्लिम होंगे। क्या बोलता है, सारे के सारे मेंबर मुस्लिम होंगे, और CEO जो सेक्रेटरी होता है वो भी कौन होगा, मुस्लिम होगा। अब तरमीम क्या आ रही है, तरमीम आ रही है कि 4 मेंबर सिर्फ मुसलमान रहेंगे, 2 मेंबर कंपलसरी गैर मुस्लिम रहेंगे,
और बाकी जो 7 मेंबर है, अब 11 मेंबर का बोर्ड बना रहे हैं, 4 छोड़ दो तो 7 मेंबर जो है वो उन्होंने मुस्लिम वर्ड निकाल दिया उसमें से। सरकार चाहे तो मुसलमान को भरे, सरकार चाहे तो गैर मुस्लिमों को भी भरे। अब कोई ऐसी सरकार आ जाती है जो आपकी हमारी दुश्मन है, तो वो क्या करेंगे? वो 7 मेंबर जो है वो अपने भर देंगे। नागपुर की हमारी बड़ी बड़ी संगठना जो यहाँ काम करती है उसके सारे मेंबर भर दिए अगर, तो 7 मेंबर गैर मुस्लिम हो जाएंगे, 4 आपके मुसलमान रहेंगे, 7 और 4 11 का बोर्ड बन गया। सीईओ की भी जो प्रोविजन थी पहले कि सीईओ कंपलसरीली मुसलमान होना चाहिए, वो भी निकाल दिया। अब सीईओ कोई भी हो सकता है। अब सीईओ गैर मुस्लिम आ गया, उनके विचारधारा का, 7 मेंबर उनके विचारधारा के लोग आ गए, गैर मुस्लिम आ गए, तो पूरा बोर्ड 11 वाला 7 मेंबर उनका गैर मुस्लिम का, सीईओ गैर मुस्लिम रहेगा, तो बोर्ड का कंट्रोल किसके हाथ में जाएगा? है ना साथ समझने की बात, ये उसके पीछे का ये है। अच्छा, उसको छुपाने के लिए क्या कर दिया गया, उसमें डाला ऐसा ये प्रोविजन कि 2 मेंबर गैर मुस्लिम होंगे, इतना डाला, बाकी तरमीम भी छुपा दी, बाकी कौन होगा, और मुस्लिम मुस्लिम वर्ड निकाल दिया उसमें से। तो वकील के भी समझ में नहीं आएगा, ये तो 2 ही तो है ना गैर मुस्लिम, चलो ठीक है। अरे भाई 2 है लेकिन वो 5 मेंबर को छोड़ दिया, वो भी तो गैर मुस्लिम भर सकती है सरकार। तो पूरा क्या पूरा बोर्ड चले जाएगा अगर इनके हाथ में, अगर इनकी नीयत सही नहीं रही, सरकार अगर आपकी हमारी दुश्मन आ गई, तो पूरा का पूरा बोर्ड इनके हाथ में चले जाएगा। और बोर्ड को इतनी पावर है कानून में आज के, उस पावर का इस्तेमाल करके वो बोर्ड क्या करेगा, आपकी हर मस्जिद को, हर दरगाह को, हर मदरसे को, हर कब्रिस्तान को पूछेगा, चलो लाइए डॉक्यूमेंट बताइए, अकाउंट बताओ, ऑडिट बताओ, कहाँ बनाए मस्जिद, पैसा कहाँ से लाया आपने, ज़मीन कहाँ से खरीदी, वक्फ डीड बताओ, है ना, और कंस्ट्रक्शन की परमिशन ली थी कॉरपोरेशन से बताओ, इलेक्शन कब से कराया बताओ। ऐसे 10-20 को हम क्वेश्चंस डाल देंगे, बंदा हमारा फंस गया, जवाब नहीं दे पाया, बोलेंगे अब आपकी तो मस्जिद गलत चल रही है, आपने तो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर ही नहीं कराया, और रजिस्टर कराया तो आपके पास तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है ज़मीन के, वक्फ डीड ही नहीं है, आपके पास तो बायलॉज ही नहीं है, आपके पास तो कमेटी 15 साल से पुरानी चल रही है, तो आपकी जो कमेटी बर्खास्त, और आपकी जो मस्जिद के प्रॉपर्टी पेपर्स नहीं है, गैर कानूनी मस्जिद चल रही है। मस्जिद अल्लाह का घर गैर कानूनी चल सकता है? बिल्कुल हरगिज़ नहीं चलेगा। ताला लगाओ मस्जिद को, ताला, और आओ सारे डॉक्यूमेंट लेके वक्फ बोर्ड में आओ, जब तक फैसला नहीं करा तब मस्जिद बंद रहेगी, मस्जिद नहीं चलेगी, और हम फैसला करेंगे तब मस्जिद चलेगी, नहीं तो मस्जिद नहीं चलेगी। और फिर वक्फ बोर्ड ही फैसला करेगा मस्जिद कानूनी है या गैर कानूनी है, और फिर हो सकता है वक्फ बोर्ड एक ऑर्डर उठा के भेज दे कॉर्पोरेशन को कि ये मस्जिद गैर कानूनी है, इसको डिमोलिश करो आप। इसलिए डिमोलिशन बहुत आसान हो जाएगा। आज जो डिमोलिशन हो रहा है ना, ये तरमीम एक्ट के हिसाब से नहीं हो रहा है, आज के कानून के हिसाब से हो रहा है। तो ये तरमीम है, ये तरमीम है। इसको इसलिए मुसलमान के सारे बड़े बड़े वकला हजरात, सारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बहुत पुरजोर इसका मुखालिफत कर रहा है। क्यों? इसलिए कर रहा है कि इसका प्लान ये है, कोई भी पढ़ेगा, मैं इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा आपको एक पैसे के 1% की ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, आपको जो है वो बता रहा हूँ। कोई भी आ सकता है मेरे पास, आइए, अगर किसी को ये, तो मैं आपको समझा के बताता हूँ। एक तरमीम उसमें ऐसी भी की जा रही है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी होती है, सारे वक्फ बोर्ड के ऊपर में कंट्रोल करने वाली एक बॉडी होती है जो CWC बोलते हैं, दिल्ली में बैठती है, उसका भी गठन ऐसी कर रहे हो। 21 मेंबर की बॉडी में 12 लोग जो है वो गैर मुस्लिम रहेंगे, मुसलमान 10 रहेंगे। तो वहाँ पर भी चेयरमैन जो है वो भी कोई भी हो सकता है, तो वो भी कुछ भी फैसला रहेंगे, वो किसी पर सुपरवाइज करेंगे, वक्फ बोर्ड पे सुपरविजन करेगी। तो इस तरह से ये पूरा बोर्ड चले जाएगा सरकार के हाथ में। आज सरकार का कंट्रोल नहीं है बोर्ड पर, है तो वो लिमिटेड कंट्रोल है। तो आपके जितने भी जो बोर्ड के कंट्रोल में इदारे हैं, जैसे मैंने बताया कौन से इदारे हैं, मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, मदारिस है, कब्रिस्तान है, आपकी खानकाएँ है, अशूर खाना है, ईदगाहें हैं, सब जो है बोर्ड के कंट्रोल में है। और बोर्ड को पूरे पावर्स हासिल है, बोर्ड इसका हर डॉक्यूमेंट मांग सकता है, हर चीज़ के बारे में ऑर्डर दे सकता है। तो ये है। और एक तरमीम और मैं आपको बताऊंगा, अब क्या है, अभी बोर्ड को पावर है कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है नहीं है डिसाइड करने का। जैसे अंबानी की जो प्रॉपर्टी एंटेलिया, जहाँ उसने घर बनाया है, वो प्रॉपर्टी उन्होंने, वो थी खोजा ट्रस्ट की, खोजा ट्रस्ट ने उसको बेच दिया एंटेलिया को, रिलायंस को।
रिलायंस की कंपनी का नाम एंटीलिया, उन्होंने ले लिया 21 करोड़ में। लोगों ने शोर मचाया कि भाई ये तो यतीम खाने की प्रॉपर्टी है, पैसे भेज दिए उन्होंने। तो लोगों ने वक्फ बोर्ड के पास आकर ये किया कि भाई आप उसके प्रॉपर्टी को ये करिए। मैं जब ज्वाइन हुआ मेरे सामने भी लोग बहुत बड़े बड़े मोर्चे लेकर आए, सर वो एंटीलिया की प्रॉपर्टी बहुत महंगी प्रॉपर्टी है, उसको वापस लो आप। अब वो वक्फ बोर्ड की वो सरकार के पास जो मामला गया, सरकार ने बोला वक्फ बोर्ड को कि भाई इसमें किसको पावर है ये कि प्रॉपर्टी कौन सी वक्फ की है कि नहीं है, डिसाइड करने की पावर किसको है। तो कानून में वो पावर वक्फ बोर्ड को है, आज के कानून में पावर वक्फ बोर्ड को है। तो वक्फ बोर्ड ने डिसाइड किया कि वो एंटीलिया की प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है, ऑर्डर पास किया कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है। ऐसे कई प्रॉपर्टीज़ हैं जो लोगों ने बेच बाच दी इधर उधर, लेकिन वक्फ वंस ए वक्फ ऑलवेज वक्फ। एक बार वक्फ हो गया तो हमेशा वक्फ रहता है, 200 साल के बाद में उसको वापस ले सकते हैं आप, ये कानून है। लेकिन वो वक्फ की प्रॉपर्टी बिक गई थी 50 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, किसी ने बता दिया कि मुतवल्ली सर ने बेच दिया था, तो जब पता भी चल जाएगा ना उसकी इंक्वायरी करने की पावर वक्फ बोर्ड को है। और वक्फ बोर्ड ने ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी लिया है वापस। अब तरमीम क्या हो रही है, अब वो जो पावर थी वक्फ बोर्ड की वो हटा दी जा रही है। नहीं, वक्फ बोर्ड को कोई पावर नहीं है। वक्फ बोर्ड तो हमारे हिंदुओं की प्रॉपर्टी ले रहा है, सरकारी प्रॉपर्टी ले रहा है, कहीं पर भी हाथ डालता है अपनी प्रॉपर्टी बोलता है, ऐसा बदनाम किया जा रहा है, गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। और वो पावर जो थी वो पावर निकाल दिया, एक उसके बजाय एक पावर डाल दिया कि कोई प्रॉपर्टी सरकारी है कि वक्फ की है, इसके पावर आप किसको रहेंगे, कलेक्टर को रहेंगे। अब महाराष्ट्र में 35 कलेक्टर है, सबके ऊपर वक्फ बोर्ड होता था, अब वो वक्फ बोर्ड के पावर निकाल के कलेक्टर को दे रहे हैं। अब कलेक्टर डिसाइड करेगा कि जितनी 300 प्रॉपर्टी नागपुर में है इसमें फलानी 1, 2, 10 प्रॉपर्टी ये जो है ये सरकारी प्रॉपर्टी है, तो कलेक्टर ने बोल दिया सरकारी है, होगी सरकारी, कोई उसकी अपील नहीं। कलेक्टर लिस्ट बनाएगा, सरकार को देगा, सरकार वक्फ बोर्ड को बोलेंगे ये प्रॉपर्टी तुम्हारी लिस्ट से निकाल दो। इतनी अंधी तरमीम। अरे भाई वो वक्फ ट्रिब्यूनल बैठा हुआ है, कोर्ट बैठा हुआ है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनको डिसाइड करने दो ना। जहाँ झगड़ा कलेक्टर और वक्फ बोर्ड के बीच में है तो कोर्ट डिसाइड करेगा। नहीं, आप क्या कर रहे हैं, कलेक्टर डिसाइड करेगा। कलेक्टर किसका हाथ में होता है, सरकार का। वो क्या बोलेगा, जितने सरकार के कब्जे में प्रॉपर्टी है वो इनकी। एक और प्रोविजन, जिनकी मस्जिदें रजिस्टर्ड नहीं है, भाई रजिस्टर करा लो जल्दी से, नहीं है तो अब रजिस्ट्रेशन बहुत डिफिकल्ट हो गया। अब जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रपोजल जाएगा वक्फ बोर्ड के पास, अब नई तरमीम में ये आ रहा है कि वक्फ बोर्ड उसको सबसे पहले कहाँ भेजेगा, कलेक्टर के पास। जितने भी 30-35 कलेक्टर है सबके पास वो जिस डिस्ट्रिक्ट का प्रपोजल है उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के पास जाएगा। कलेक्टर चेक करेगा ये प्रॉपर्टी कहीं इसमें सरकारी प्रॉपर्टी तो नहीं है, कहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी तो नहीं है, और कलेक्टर के पास वो पड़े रहेगा वो प्रपोजल 2-4 महीने, 2-4 साल। कलेक्टर इतने कामों में बिजी रहता है, उसको कहाँ फुर्सत है सब देखने की, तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन का भी होगा ही नहीं। इस तरह से बहुत सी तरमीमें ऐसी जोड़ दी जा रही है कि जिससे आपको औकाफी इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और सरकार को आसान हो जाएगा वो प्रॉपर्टी वक्फ के लिस्ट से निकालकर गैर वक्फ में डाल दिया जाए और सरकार वो प्रॉपर्टी सरकारी प्रॉपर्टी करके डिक्लेयर कर सकती है, सरकार के लिए आसान हो जाएगा। इसलिए इस तरमीमी में बिल का एहतजाज और सारे मुसलमान, जानकार जो मुसलमान हैं, जो सरकार के साथ जुड़े हुए मुसलमान हैं, वो उसका वेलकम भी कर रहे हैं। अब एक तो वो उनको अकल नहीं होगी या उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, ये हो सकता है, या उनके समझ में नहीं आया होगा। अल्लाह से दुआ करना चाहिए उनके लिए कि भाई वो अल्लाह उनको नेक अकल दे, हमारे भाई लोग हैं। लेकिन सारे लोग 99% मुसलमान इस बिल का पुरजोर एहतजाज कर रहे हैं। पर्सनल बोर्ड पुरजोर भी एहतजाज कर रहा है। और हो सकता है, मैं परसों सुन रहा था मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो बोल रहे थे कि हमको वक्त आ सकता है कि हम ये कॉल देंगे मुसलमानों को कि हमको शांति प्रिय जेल भरो आंदोलन करना है तो मुसलमानों ने रास्ते पे आना है। अगर सरकार ये बिल पास करती है तो एनआरसी सीए के जैसा वक्त मुसलमान रास्ते पे आया था, अभी रास्ते पे आपको आना पड़ेगा। अगर ऐसा कॉल देती है तो मुसलमानों को इस बात पर गौर व फिक्र करना लाजमी है, क्योंकि ये सीए एनआरसी से ज़्यादा डेंजर बिल है। सीए एनआरसी में हमारा कुछ बिगड़ा नहीं।
सीए का कानून पास भी हो गया है, इसका अमल भी शुरू हो गया, कोई फ़र्क पड़ा आपको? हमको कोई नहीं फ़र्क पड़ा। फ़र्क किसको पड़ेगा? जो बॉर्डर में रहते हैं मुसलमान, असम में, बांग्लादेश के पास, इधर उधर, उनको फ़र्क पड़ेगा, उनको सिटीजनशिप से महरूमियत मिल जाएगी। इसलिए हम लोग उसका ही कर रहे थे। हम एनआरसी को अपोज कर रहे थे, और एनआरसी सरकार लाएगी नहीं, क्योंकि वो सबके लाना पड़ेगा, हिंदुओं के लिए भी लाना पड़ेगा, मुसलमानों के लिए लाना पड़ेगा, वो लाएगी नहीं, तो इसलिए हमको उसका डेंजर नहीं है। हाँ, डेंजर किसका था? जो एग्रीकल्चर के कानून सरकार ने लाई थी ना, उसका किसानों का बहुत बड़ा डेंजर था। 4 काले कानून लाई थी, तो हमारे किसान भाई जो बैठे थे रास्ते पर, और कई हो गए, उन्होंने कुर्बानियाँ दी है, कई शहीद हो गए, तब जाके सरकार के वो गिरे, उन्होंने वो बिल वापस लिए। ये हो सकता है कि आपको आपके औकाफ की जायदादें बचाने के लिए भी आपको आगे चल के, जैसा एहतजाज हमारे किसान भाइयों ने किया था, वैसा एहतजाज मुसलमानों को भी, हिंदुस्तान के मुसलमानों को करना पड़ सकता है। ये आपके दिमाग में बिठा लीजिए। जितने तंजीमें भी है यहाँ, वो भी समझ लीजिए कि इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बड़ा कहा है कि मैं किसी भी हालत में इस बिल को पास करवा कर रहूँगा। अब ये हो गए तरमीमी बिल आने के बाद में डेंजर क्या हो सकता है? डेंजर ये होगा जो आपको करना है, अगर बिल पास हो जाता है, सबसे पहले आपको ये 2 चीज़ें समझ लीजिए क्या करना है आपको। वो बिल में ये चीज़ है, बिल पास होने के फ़ौरन बाद 6 महीने के अंदर जो जो औकाफी इदारे रजिस्टर्ड है, उन इदारों ने अपनी इंफॉर्मेशन पूरी सरकार के पोर्टल पर, वेबसाइट पर डालनी है 6 महीने के अंदर। 6 महीने का वक्त है सिर्फ। आपको 50 कॉलम की इन्फॉर्मेशन है जो हमने हमारे इसमें दिए, कुछ उसमें से कुछ कॉलम इसमें डाले हुए, वो इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट के पोर्टल पर डालनी है 6 महीने के अंदर। जो इदारे रजिस्टर्ड है उनको नहीं डालेंगे तो क्या होगा? 6 महीने की सज़ा हो सकती है मुतवल्ली को, और आपकी जो इंस्टीट्यूट है वो डी रजिस्टर हो सकती है। ये खतरा उसमें लाक हो सकता है। आज उसमें सेक्शन 3B ऐड किया है, उसमें बोला है कि आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं डालेंगे तो सज़ा हो जाएगी। इसके बाद में जो इदारे अभी भी रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड अगर है तो आपको कानून का प्रोटेक्शन मिलेगा, रजिस्टर्ड नहीं तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अब रजिस्टर्ड नहीं है तो वो 6 महीने के अंदर एप्लीकेशन करे रजिस्ट्रेशन की, साथ में वक्फ डीड लगाए। अब वक्फ डीड नहीं, अगर आपके पास नहीं है, किसने वक्फ किया था, आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो क्या करोगे आप? तो जो भी डॉक्यूमेंट है लगा कर भेजिए, 6 महीने के अंदर रजिस्टर करना ज़रूरी है। ये 2 काम आपको करवा लेने हैं, और साथ ही साथ आपको वो डॉक्यूमेंट बनाकर रखने हैं। आपके जो इदारे हैं, आज क्या है, आपके वक्फ बोर्ड मुसलमान की से चला रहे जा रहे हैं, मेंबर सब मुसलमान हैं, ऑफिसर सब मुसलमान हैं, इदारा मुसलमान है, आपको कुछ पूछ नहीं रहा है, आपको नोटिस भी नहीं भेज रहा है, हमारे लोग हैं कहाँ यार एक्शन लेंगे। वक्फ बोर्ड चाहे तो जेल भेज सकता है मुतवल्लियों को, कमेटी के मेंबर को जेल भेज सकता है। ऑडिट नहीं करवाया, चलो, अकाउंट नहीं भेजे, चलिए, बजट नहीं भेजा, चलिए, पावर वक्फ बोर्ड को बहुत है, लेकिन वक्फ बोर्ड कर नहीं रहा कुछ, आपको पूछ भी नहीं रहा। कंस्ट्रक्शन किया तो परमिशन दिया क्या, ये डॉक्यूमेंट भाई मस्जिद तो बना ली तुमने, ज़मीन के डॉक्यूमेंट कहाँ हैं, पूछ सकता है वक्फ बोर्ड, पूछ नहीं रहा आपको, मालूम है, ठीक है, चलता है। लेकिन जिस सरकार में अगर ये तरमीमी बिल पास हो जाता है और सरकार की नीयत खराब हो जाती है, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट पूछे जाएंगे। कौन से डॉक्यूमेंट पूछे जा सकते हैं, उसकी लिस्ट हमने बनाई है, चेक लिस्ट है, आपको लेके जाइए साथ में, आपके किसी को चाहे तो हम वो भेज देंगे। एक 20 तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपको आपके इदारों के ठीक करके रखना चाहिए, वक्त तरमीमी बिल पास हो या ना हो। आज के कानून के हिसाब से भी आपके मसाजिदों के वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। क्या डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स है, सबसे पहले आपके जो मस्जिद की प्रॉपर्टी की जो ज़मीन है, जगह है, वो जगह का मालकी, ओनरशिप टाइटल डीड होना चाहिए आपके पास। एक तो वक्फ डीड होना चाहिए, या सेल डीड होना चाहिए, या गिफ्ट डीड होना चाहिए। दूसरा, वक्फ का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, चाहे चैरिटी में हो चाहे वक्फ बोर्ड में हो। तीसरा, बायलॉज साथ में होना चाहिए, बायलॉज की कॉपी हो या स्कीम की कॉपी हो, जो आप इलेक्शन कराते हैं उसका प्रोसीडिंग की कॉपी हो।
चेंज रिपोर्ट अगर आपने कराई है उसकी कॉपी होना चाहिए। मीटिंग्स कराते हैं, मीटिंग्स का प्रोसीडिंग होना चाहिए। रिसिप्ट बुक सबके पास होना चाहिए, जो आप पैसे कलेक्ट करते हैं लोगों से, रिसिप्ट बुक और वाउचर फाइल हर मस्जिद में रहना ज़रूरी है, नहीं तो आपके खिलाफ में पुलिस कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद में रेंट पर कोई अगर प्रॉपर्टी दिख रही है, रूम वूम किराए पे दिए हुए, तो रेंट का रजिस्टर होना चाहिए। कहीं एफडीज वगैरह कर रखी है तो उसका रजिस्टर होना चाहिए। कैश बुक लिखा जाना चाहिए, रेगुलर कैश बुक होना चाहिए और वाउचर फाइल होना चाहिए। टैक्स पेड किया हो तो टैक्स का रजिस्टर होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए अपडेटेड, बजट की कॉपी होना चाहिए और मस्जिद का एक आधा पैन कार्ड भी होना चाहिए। ये आपके डॉक्यूमेंट है। उसके बाद में चेकलिस्ट है, प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या है, कितने पंखे हैं, कितने लाइट है, कितनी कुर्सियाँ है, कितने टेबल है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी, इसको मूव कर सकते हैं, उसका एक रजिस्टर होना चाहिए, उसमें वो सारी प्रॉपर्टी के इंदराज होना चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्टर होना चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्टर आपके पास ज़मीन कितनी है, मकान कितने हैं, घर कितने हैं, रूम कितने हैं, कितने किराए पे दिए है, उसका एक रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद में वक्फ डीड या ज़मीन जो जिसने वक्फ किया वो वक्फ डीड की कॉपी आपके पास होना चाहिए। प्रॉपर्टी का जो है 7/12 या प्रॉपर्टी कार्ड, जो जिस ज़मीन पे आपकी मस्जिद बनी है उसका प्रॉपर्टी कार्ड होना चाहिए, या आरएल लेटर तो भी कम से कम होना चाहिए। उसके बाद में कोई प्रॉपर्टी लीज पर दी है, अगर आप 11 महीने तक लीज पर दे सकते हैं मस्जिद का किराया, कमरा, मकान। 11 महीने के बाद, 1 साल के बाद लीज पर देना है तो आपको वक्फ बोर्ड की परमिशन लगती है। कोई ज़मीन है आपके पास में लीज पे देना है तो दे सकते हैं आप, 30 साल का लीज पे दे सकते हैं, लेकिन उसका लीज रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद में बिल्डिंग प्लान और स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन का अप्रूवल कारपोरेशन का या ग्राम पंचायत का या नगर परिषद का, लोकल बॉडी का, जो हम बनाते हैं स्ट्रक्चर, कोई भी घर मकान में बना रहे हैं तो उसका एक प्लान बनाना पड़ता है, मैप को उसका सैंक्शन लेना पड़ता है। ये बहुत ज़रूरी है, वो आपके पास होना ज़रूरी है। नहीं है तो कैसा करेंगे, उसका अलग सोल्यूशन हम बता सकते हैं। उसके लिए आपको पब्लिक मीटिंग में भी नहीं बता सकते कि अलग से आकर मिलना पड़ेगा। कुछ सॉल्यूशंस है जो आप कर सकते हैं। आरएल नहीं तो आरएल निकाल लीजिए, आरएल नहीं निकला है, कई मसाजिद हमारी जो है वो उसके अभी भी आरएल निकले नहीं है, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मस्जिद के नाम से प्लॉट नहीं है, कंस्ट्रक्शन की परमिशन भी नहीं है, और अगर कोर्ट केसेस चल रही है तो उसका एक रजिस्टर रखना चाहिए। ये सब 20 तरह के डॉक्यूमेंट्स है। हर मस्जिद ने आज के कानून के हिसाब से, हर मस्जिद के, हर दरगाह के, हर मदरसे के पास ये डॉक्यूमेंट या ये रजिस्टर्स होना चाहिए। रखे तो आप आराम से नींद से सो सकते हैं, वरना दुश्मन वक्फ बोर्ड आ गया तो आपकी नींद खराब कर देगा। और ये कानून है भाई, 3-4 तरह के कानून लागू होते हैं मसाजिद को। एक तो वक्फ एक्ट लागू होता है, दूसरा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का कानून लागू होता है, तीसरा पोल्यूशन कंट्रोल का एक्ट लागू होता है। जो लाउड स्पीकर लगाते हैं ना होंगे, उस पर भी वो पोल्यूशन कंट्रोल का एक्ट लागू होता है कि उसकी कितना वॉल्यूम होना चाहिए, उसकी आवाज़ कितने होना चाहिए, उसमें कंट्रोल होता है। नहीं तो पुलिस वाले कभी भी आपको लाउड स्पीकर लगा सकते हैं आप, लेकिन वो कंट्रोल्ड होना चाहिए। तो ये 3-4 कानून हैं जिसकी मालूमात होना चाहिए और जिसकी परमिशन हमने लेके रखना चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास नहीं है तो फिर कोई भी सवाल कर सकता है। अभी आजकल क्या हो गया, अब उसका एक माहौल तैयार हो गया। आपने देखा होगा कितनी मस्जिदों को बुलडोज़र लगाया गया पिछले 1 महीने में, देख लीजिए आप। हिमाचल की संजौली की आपने देखे, मस्जिद के 3 स्ट्रक्चर वो खुद ही तोड़ रहे हैं। अभी धारावी की मस्जिद में बुलडोज़र लेके पहुंच गए थे 15 रोज़ पहले, लोग जमा हो गए। व्हाट्सएप के ऊपर में सब लोगों ने एक मैसेज दे दिया, 4000 लोग जमा हो गए, बुलडोज़र के सामने खड़े हो गए। तो उन्होंने बुलडोज़र तो वापस लेके गए, लेकिन वो बुलाया सबको, परेड करा दी सबको ट्रस्टियों की। बोला तुम्हारे कितना कंस्ट्रक्शन इलीगल है बताओ। तो ट्रस्टियों ने खुद ही जाकर, हाँ साहब हमारे डोम जो है ये इलीगल है, ये इलीगल है। तो फिर क्या करते बोलो, सर हम खुद ही तोड़ देते। तो धारावी के मस्जिद वालों ने खुद ही तोड़ दिया। 2-4 रोज़ पहले उन्होंने तोड़ना शुरू किया। दिल्ली की एक बहुत पुरानी 600 साल पुरानी मस्जिद को बुलडोज़र लगा के तोड़ दिया उन्होंने पिछले महीने में। ऐसे वक्तन फ़वक्तन जो है ना, ये बुलडोज़र के वाक़यात आपको सुनने मिलते हैं। अब ये थोड़ा सा जैसे जैसे बढ़ेगा ना, इसका एक फ़िज़ा बन जाती है इसकी, बुलडोज़र का जस्टिस, बुलडोज़र जस्टिस। और मैं कोई वीडियो देख रहा था वहाँ पर, अब उत्तराखंड वगैरह में ज़्यादा चल रहा है कि वो हर मस्जिद में जाके पूछ रहे हैं
इसकी परमिशन है क्या, इसे रजिस्ट्रेशन है क्या, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है क्या? ये VHP वाले जाके इंक्वायरीज कर रहे हैं, जो देहातों वगैरह में जो मस्जिदें हैं ना, परेशानी खड़ी कर रहे हैं। तो हमारे पास अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स है या नहीं भी है, तो हम लोग को पता अगर है कि किस तरह से इसको फेस किया जाना चाहिए, तो हम लोग स्ट्रांग रहेंगे, अच्छे से उसको जवाब दे पाएंगे और घबराएंगे नहीं। घबराना वैसे भी नहीं है, मुसलमान वैसे भी घबराते हैं। तो लेकिन मालूमात होना चाहिए कौन सा कानून, क्या कानून को हम लोग वायलेट कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन क्या है। तो ये है। अब वक्त तरमीमी बिल पास हो जाता है तो हमको इमीडिएट क्या करना चाहिए, जैसे मैंने 2-3 चीज़ें बताई आपको, ध्यान रखना है। तरमीमी बिल पास होता है तो वक्त का रिकॉर्ड जो है वो करना है, ऑनलाइन पढ़ना है। अब ये चीज़ें हो गई भाई, वक्फ को अपनी स्ट्रक्चर को कैसे बचाया जाए। और इसमें दरगाहें, मस्जिदें, कब्रस्तान सबको लागू होता है। कब्रस्तान कमेटियाँ भी बेहोश न रहे। कब्रस्तान है, सराय है, मदरसे है, जो भी लोगों के ताउन से, डोनेशन से, सदक़े के पैसे से, औक़ाफ़ के पैसे से बना है, वो सारा स्ट्रक्चर वक्फ के डेफिनेशन में कवर होता है, चाहे आपकी इधर भी रजिस्टर्ड हो। ठीक है। अब जो है कुछ चीज़ें हैं, लोगों के कुछ सवाल हो सकते हैं कि सर हमने तो वक्फ बोर्ड में ये भेजा, वो भेजा, ये हुआ नहीं, वो हुआ नहीं, है ना। बहुत सारे मस्जिदों के रजिस्ट्रेशन के प्रस्ताव गए हैं, वक्फ बोर्ड में फंडिंग पड़ी है, बहुत सारे लोगों की चेंज रिपोर्ट होके गई है, वक्फ बोर्ड में पास नहीं हो रहा है, बाय लॉज की कॉपी बना के, स्कीम बना के भेजी है, वक्फ बोर्ड में पास नहीं हो रहा है। ये अपनी जगह सही बात है कि वक्फ बोर्ड जो महाराष्ट्र का है, ये कुछ सालों से सही से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि रेगुलर CEO जो चाहिए वही नहीं है वहाँ पर। अब मुसलमानों में ऑफिसर्स कम है। अब CEO, वक्फ बोर्ड का CEO का जो दर्जा होता है वो कलेक्टर के बराबर का होता है, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर के लेवल का होता है, और उस लेवल में ऑफिसर हमारे कम है, तो ऑफिसर मिल नहीं रहे तो एडिशनल चार्ज में दे देते। तो उसके लिए क्या है, आपके ऑफिसर नहीं होने की वजह से वक्फ बोर्ड का कारोबार, मेंबर है, चेयरमैन है, सब है, लेकिन जो काम है वो जिस स्पीड से होना चाहिए उस स्पीड से नहीं हो रहा है। तो इसके कुछ सॉल्यूशंस हैं। अभी वक्फ बोर्ड ने कुछ एम्प्लॉयज़ रिक्रूट किया है, 70 एम्प्लॉयज़ रिक्रूट किया है। उसमें एक बंदा नागपुर में भी आया है, डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर, वो तौफीक नाम का एक लड़का है, वो करता है, लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं है। तो ये अगर आपके प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमको बता सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जितने प्रॉब्लम्स वक्फ बोर्ड से रिलेटेड है उसको हम एनालिसिस करके एक जगह बनाएं। और मैं वैसे ये भी रिक्वेस्ट भी करूँगा, आपके पास भी अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होते हैं तो हम लोग जॉइंटली कोशिश कर सकते हैं कि इनके वो इश्यूज़ को कैसे सेटल किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, ताकि आपको वक्फ बोर्ड को से आपको जल्दी से जस्टिस दिलाया जा सके। तो ये एक इशू है, ये आपको स्कीम्स आपका होना ज़रूरी है। अब ये सारी चीज़ें होगी औकाफ को लेकर के कि आपके मस्जिद का प्रोटेक्शन आपको ही करना है। प्रोटेक्शन के हो सकता है, कानून के हिसाब से चलेंगे तो आपका प्रोटेक्शन हो सकता है, चाहे वक्त तरमीमी बिल पास हो चाहे न हो तो भी आज के कानून के हिसाब से भी आपके डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए। और वक्त तरमीमी बिल अगर पास हो जाता है तो और भी ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें बहुत खतरात बढ़ जाएंगे। अब ये एक पॉइंट मेरा कवर हुआ कि हमारे मस्जिदों को, दरगाहों को, कब्रस्तानों को खतरा कैसा लाहक हो जाएगा। देखिए, अब कब्रस्तानों की सारी ज़मीनें सरकारी ज़मीनें जनरली ज़्यादातर होती है, और वक्त तरमीमी बिल में एक प्रोविज़न क्या है, सरकार की प्रॉपर्टी सरकार कभी भी ले सकती है। तो आपको सरकार मुश्किल कर देगी। हो सकता है कि जहाँ पर एक्स्ट्रा कब्रस्तान है, कब्रस्तान को जगह देना भी सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन हो सकता है कुछ कब्रस्तान को सरकार की नज़र है, यहाँ प्रॉपर्टी डेवलप हो सकती है, वो एक आधा कब्रस्तान सरकार बंद करा दे, तो जाओ दूसरे कब्रस्तानों में जाओ, सरकारी प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो सकती है। तो इस तरह से थोड़ा भाई अलर्ट होने की ज़रूरत है, और अलर्ट होने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, हमको एक बंधन में बनने की ज़रूरत है, इत्तेहाद की बहुत बड़ी ज़रूरत है।
इत्तेहाद एक कॉल में धारावी वालों ने 4000 मुसलमानों को जमा कर लिया था। पता है क्यों? उनके व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे जुड़े ऐसा नेटवर्क नहीं था ग्रुप्स का। जैसे पता चला कि सवेरे 9 बजे बुलडोजर आने वाला है, सारा उन्होंने नेटवर्किंग के जरिए अपने सारे को मैसेज फैला दिया। सवेरे 9 बजे से पहले 4000 लोग जमा हो गए, मस्जिद बच गई, नहीं डिमोलिश हो जाती। ऐसा नेटवर्किंग करना ज़रूरी है। अब देखिए हमारे पास जुमे का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका कितना अच्छा इस्तेमाल किया करते थे। वो सारे बड़े अहम फैसले मस्जिद नबवी से हुआ करते थे, सारे वफद वहाँ के रुका करते, सारे वफद वहाँ से रवाना हुआ करते, सारे फैसले वहाँ हुआ करते। फिर स्कॉलरशिप की स्कीम आ रही है, सरकार फोकट में स्कॉलरशिप दे रही है, पूरा एजुकेशन उसका माफ़ हो जा रहा है। अभी एक स्कीम आई है लड़कियों को 100% फ्री में स्कॉलरशिप, इंजीनियरिंग का फ्री में है, मेडिकल में फ्री में एडमिशन मिल रहा है, अगर टॉपर बच्चे हैं तो उसको पूरा एजुकेशन फ्री में। कई स्कीमें हैं सरकार की, जिसका फ़ायदा गैर उठा रहे, हमारे बच्चे नहीं उठा रहे। हमारा सेंटर है उसको जो हमारे तक पहुँचते हमको गाइड करते, असरा तक पहुँचते असरा वाले गाइड करते। जो पहुँच नहीं पाते, जिनको मालूमात नहीं है, वो नुकसान में आ जाते, तो महरूम रह जाते। बिजनेस के कई स्कीमें हैं, तो क्यों ना हमारे लोगों तक ये सारी स्कीमों को पहुंचाने का मस्जिद एक माध्यम बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचने की ज़रूरत है, हमारे उलमा कराम को भी समझाने की ज़रूरत है। आप लोग ट्रस्टीज़ है, प्रेसिडेंट्स है, सेक्रेटरीज़ है, सोचिए ज़रा, नई सोच लाइए। यहूदी लोग जो है ना इस तरह का बहुत इस्तेमाल करते हैं। आज यहूदी को स्ट्रांग क्यों है? सारे मुसलमानों पे भारी है। 150 करोड़ जो है मुसलमान है, 200 करोड़ है पूरे आलम में, और यहूदी कितने पता आपको? 1.5 करोड़ यहूदी है। एक मुसलमान पे 100, एक यहूदी पे 100 मुसलमान है, 100 मुसलमान है, आबादी है 1.5-2 करोड़ यहूदियों की है, 200 करोड़ आबादी मुसलमानों की है। इसके बावजूद भी यहूदी वो हमारे सर पे बैठा हुआ है। क्यों? कि उसने ये तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी पर अपना सारा फोकस करके रखा है। अपने बच्चों को इतनी, वो बच्चा जब पेट में आता ना तब से फिक्र करता बच्चे की, तब उसके बच्चे जाके सब सारे साइंटिस्ट बने, और आज जाकर अमेरिका में उसके सारे बड़े बड़े यहूदी लोग अमेरिका के बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। अमेरिका चू नहीं कर सकता यहूदियों के खिलाफ, वो वीटो कर देता। तो वो पावर में आके बैठा है, इसलिए मुसलमानों को डरा रहा है। आज फिलिस्तीन का क्या हाल कर दिया उसने, देखिए। हम क्यों नहीं हो सकते? इतने मुसलमान होने के बाद में एक जगह क्यों नहीं आ सकते? मजबूत क्यों नहीं बन सकते? जब तक कि हम हमारे बच्चों को साइंस टेक्नोलॉजी में नहीं लाएंगे, रिसर्च में नहीं पढ़ाएंगे, मजबूत नहीं हो सकते। तो इसके लिए हमारा इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। हमारी मस्जिदें उसमें एक अच्छा रोल पैदा कर सकती है। आज जो कौम के बच्चे हमारे स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप जब तक इनको पढ़ाकर आगे नहीं बढ़ाएंगे, मैं दीन की पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, पहले तो दीन की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जब तक वो अपना दीन नहीं समझेगा वो बैठ जाएगा। तो दीन घर में पढ़ाए, मदरसे में पढ़ाए, मकतब में पढ़ाए, उसको पूरा दीन अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। कुरान क्या कह रहा है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या थी, अखलाक क्या थे, अखलाक हसना क्या है, मुसलमान ने किस तरह बिहेव करना चाहिए, ये पहली सीढ़ी उसकी है। इसके बाद में जो दीन शुरू, उसके बाद जो शुरू होता है तालीम, वो है जिसको हम असली तालीम बोलते हैं। हमने फ़र्क कर दिया है दीन तालीम, असली तालीम। ये फ़र्क तफर्रक का नहीं है, तालीम में कोई फ़र्क नहीं होता है। तालीम प्राइमरी, हमारे दीन की तालीम तो बहुत ज़रूरी, अशद ज़रूरी है ही, लेकिन बाद में फिर जो जिसको साइंस टेक्नोलॉजी की और बाकी तालीम है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर हमारी कौम मजबूत नहीं बनेगी। ये हमारा सबका फ़र्ज़ है। हमारे मसाजिदों से ये पैगाम जाना चाहिए। आप लोग ट्रस्टीज़ है, प्रेसिडेंट्स है, सेक्रेटरीज़ है, आपका रोल बहुत बड़ा है। मैं अपील करना चाह रहा हूँ आपसे कि इमाम साहब की हमने मीटिंग ली बहुत मरतबा, लेकिन इमाम हजरात जो है वो डरते हैं। बोले साहब हमारे ट्रस्टी साहब को कौन बोलेगा, वो तो जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। मुझसे पूछे हमने ऐलान किया क्या? तो इमाम आइमा हजरात भी कई जगह डरते हैं, कई जगह ट्रस्टी आइमा से डरते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये दोनों का मेल जब तक नहीं होगा ना, तब तक हम लोग मसाजिदों का इस्तेमाल, इसका जो है, अल्लाह ने हमको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है यार, किस लिए दिया है? इसलिए दिया है। वक्त दिन भर में 5 वक्त हम लोग इस मिलते हैं। किसी और मज़हब में है क्या ये सिस्टम? जुमे में इतने बड़े पैमाने पर हम लोग मिलते हैं, कहीं है सिस्टम, लेकिन इस सिस्टम का फ़ायदा हम क्या उठा रहे हैं? कुछ नहीं उठा रहे। तो हमारी एक मुहिम ये भी होना चाहिए। मैं हमारे असरा के दोस्तों से अपील करूंगा कि इस पर भी थोड़ा गौर व फिक्र हमको करने की ज़रूरत है।
हमारे तमाम आज जितने मसाजिद यहाँ पर है, जितने भी ट्रस्टियान है, मेंबर्स है, सेक्रेटरीज है, प्रेसिडेंट है, आप सब इस पर गौर करें कि ये चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, और ये हम कर सकते नहीं कर सकते, और कर रहे हैं। और जगह काम शुरू हो गया है, मैसूर में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, साउथ में काम शुरू हो गया है। हम भी कर सकते हैं, हमने भी करना चाहिए, और हमारे मसाजिदों को बनाना चाहिए। हमारी कौम को जब तक आप मजबूत नहीं बनाएंगे तब तक जो है, देखिए अभी कोई नहीं बचा सकेगा आपको, सरकारें कोई भी आए। हम लोग कांग्रेस के नाम से भी चिल्लाते हैं, कांग्रेस ने क्या कर लिया, लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं किया होगा पॉजिटिव, लेकिन निगेटिव भी कुछ नहीं किया। आज जितने वक्फ के कानून दिए हुए कांग्रेस ने दिए हुए, और जो छीनने का काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं। तो आपकी हिफाजत आपको खुद करना है, आपकी मजबूती आपको खुद लाना है, कौम की मजबूत आपको खुद करना है। न सरकार आगे आएगी, न कोई लीडर आगे आएगा। तो हम को हमारा जो है वो फिक्र करनी है, और हमारे मिल्लत को जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, वरना पूछ होगी आखिरत में, हमारी भी पूछ होगी, सख्त पूछ होगी कि ये मिल्लत मेरी जब इतनी गई गुजरी हो रही थी तो तुमने उठकर क्या किया, तुमने अपना रोल कौन सा अदा कर लिया। तो जो भाई लोग थोड़े से प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, मेंबर लोग थोड़ा साइलेंट बैठे, अपने क्या करना है, ठीक है ना, चल रहा है ना, मस्जिद का काम, एक्टिव नहीं है। एक्टिव बनने की ज़रूरत है, आगे आइए। ज़रूरत पड़ती है कानून की सलाह मशवरा, हमारी टीम है, असरा की टीम है, आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, एक बात बहुत ज़रूरी जो हमारे शेख साहब ने बताई है कि देखिए अब ये जो तरमीमी बिल ला रही है, कौन सी सरकार ला रही है आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस का, बाकी सारी पार्टियां तरमीमी बिल का मुखालिफत कर रही हैं। इसका सबसे डेंजर पॉइंट क्या है, सूबे की सरकार जो है, राज्य सरकार के हाथ में ज़्यादा पावर्स है वक्फ के कानून में। राज्य सरकार ही पूरा का पूरा बोर्ड नॉमिनेट करने, एक चीज़ मैं भूल गया था, बोर्ड जो बनेगा पहले इलेक्ट होता था, अब नई तरमीम में क्या है, बोर्ड नॉमिनेट कर रही है सरकार। नॉमिनेट का मतलब क्या है, सीएम साहब जिसको बोलेंगे वो बोर्ड का चेयरमैन बना देंगे, जिसका चाहेंगे आपको मेंबर बना देंगे, इनको मेंबर बना देंगे, उनको मेंबर बना देंगे। इसको बोलते हैं नॉमिनेट करना। पहले इलेक्शन हुआ करता था, 8 मेंबर इलेक्शन से आते थे, अब इनके हाथ में चले जाएंगे, किसके, राज्य सरकार के हाथ में। तो राज्य सरकार चाहेगी तो आपके बोर्ड को कि ऐसे तैसे करा सकती है, चाहे तो तरमीम में कुछ भी हो, 2 ही मेंबर चाहिए ना, गैर मुस्लिम, ठीक है 2 मेंबर गैर मुस्लिम भरेंगे, बाकी 11 में से 9 मुस्लिम भरेंगे भाई। हम सरकार अगर हमारी है तो तरमीम बिल पास होने के बावजूद भी आपके बोर्ड बच सकते हैं, अगर सरकार आपके फेवर भी हो तो सरकार आपके फेवर की लाना हमारी जिम्मेदारी है। राज्य की सरकार, अभी इलेक्शन होने वाले हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन में हमने बहुत अच्छा रोल अदा किया। पूरे हमारे इंडिया के, भारत के मुसलमानों ने और भी बाकी जितने भी मार्जिनलाइज सेक्शन, सब ने एक जगह आकर इनको अच्छा सबक सिखाया। जो 400 पार होने वाले थे 240 पे अटक गए। वैसे ही हमको महाराष्ट्र में सरकार, हमारे सेक्युलर सरकार जो सबके लिए जस्टिस की बात करे, कोई एक तरफा बात ना करे। हमको, हमारे किसी के खिलाफ हम नहीं है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी के हम दुश्मन नहीं है, किसी पार्टी को हम बुरा नहीं बोलते, लेकिन जो सरासर अन्याय कर रही है, सरासर जुल्म कर रही है, मुसलमानों पे जुल्म ढाए जा रहे हैं, मुसलमानों के बच्चे जेलों में पड़े हुए हैं, उनको बेल नहीं मिल रही है, प्रॉपर्टियाँ उड़ा दी जा रही है, हज़ारों मकानों को बुलडोजर लगा के उड़ा दिया जा रहा है, ट्रेनों में लिंचिंग हो रही है, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है, दाढ़ी पकड़ पकड़ के नोची जा रही है, बोल जय श्रीम का नारा लगा, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। जब आपके साथ जुल्म हो रहा है तो ऐसे जुल्म करने वालों के, जिनके ऊपर में सर पे हाथ है, ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसी सरकार लाएंगे तो अल्लाह के दरबार में हमको भी जवाब देना पड़ेगा कि जो तेरे इस्लाम को मिटाने के लिए आगे बढ़ने वाली सरकार थी, उसको तू सपोर्ट कर रहा था, यानी इस्लाम के दुश्मन को तू सपोर्ट कर रहा था, तो इसका जवाब हम क्या देंगे। तो हमारा काम यह है कि इलेक्शन में भी बढ़ चढ़ कर हम काम करें। अभी इलेक्शन की आचार संहिता 10 तारीख तक डिक्लेयर हो सकती है, तब तक आप वोटर कार्ड, आईडी कार्ड, 15 तारीख तक आईडी कार्ड बना सकते हैं। जिन घरों में भी बच्चे 18 साल के हो गए या होने वाले 1 तारीख को, 1 दिसंबर तक के, उनका भी वोटर आईडी कार्ड बन सकता है, तो वो भी वोटर आईडी कार्ड बना ले। और सारे के सारे लोग हमारे मस्जिदों में, मस्जिद कमेटियाँ एक मोहल्ला कमेटी बना ले, घर घर जाके बताए कि भाई सबके वोटर आईडी कार्ड बने कि नहीं बने, और सबको इलेक्शन के दिन वोटर बूथ पे हाजिर करें। हम हमारा रोल अदा करें
जो हमारे हिसाब का कैंडिडेट है उसको जिताए। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, आपको जिसको वोट दिलाना दे, आपको पता है वोट किसको देना है, आप दे सकते हैं। लेकिन इलेक्शन में 100% वोटिंग मुसलमान अगर करता है, जो हमने करके दिखाया है, वो एक बार फिर से हमको करना है। तो इलेक्शन में भी रोल मस्जिदें बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं, जो कर्नाटक वालों ने करके दिखाया है, तो आज हम भी कर सकते हैं। तो आपको ये रोल करना है भाई, करेंगे भाई इंशाअल्लाह। तो अगर हमने कर लिया ना, तो अल्लाह के यहाँ हमारा आसानी हो जाएगी, जवाब जो है थोड़ा आसान हो जाएगा, और जो है अल्लाह हो सकता है हमारी ज़िंदगी भर की कोताहियों को इस सिले में माफ़ भी कर दे। तो आखिर में अल्लाह से दुआ है हम सब पर रहम करे, मुश्किलों को आसान करे, सबको सही समझ दे और सबको सही राह पे चलने की तौफीक अता करे।